सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी की दृष्टि से आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री में वो चीज लेकर आया हूं जिसमें से एक जरूर आपको मिल जाएगा। जी हां, आज मैं केमिस्ट्री में वैज्ञानिकों के नियम, जो वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं, उस नियम को लेकर आया हूं और आपके सामने है वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए ये नियम 4। इसमें प्रश्न इस प्रकार से उठता है कि आपसे पूछ देगा वैज्ञानिक के नाम का नियम और नियम के बाद उसका जो फार्मूला बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा वो लिख देना है। जैसे हमारे पास कुल 4 नियम हैं जो वैज्ञानिकों के नाम से हैं। ये जान लीजिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनमें से बोर्ड एग्जाम में आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। अब एक एक करके इन नियमों को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला नियम राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम, या इसको राउल्ट का नियम करके भी पूछ सकता है। तो आपको नियम क्या है वो लिखना है और फिर राउल्ट ने जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला लिख देना है। उसमें जितने सिंबल होंगे उसको आपको प्रदर्शित करना है। दूसरा नियम हमने लिखा है कोलराउस का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल ही आता है। कोलराउस का नियम क्या है और उस नियम के आधार पर जो फार्मूले बनते हैं उसको लिख देना है। एकदम सरल भाषा में हम समझाएंगे। फैराडे का नियम है और हेनरी का नियम है। तो आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करें और जब भी आप पढ़ें तो पेन और कॉपी लेकर पढ़ें ताकि आप यहीं पर इस चीज को तैयार कर लें। जब भी आप तैयारी करें तो प्रश्नों का ग्रुप बना के तैयारी करें। जैसे आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वैज्ञानिकों के नियम, तो इसी तरह और भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे आप तैयारी में अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम पहला नियम शुरू कर रहे हैं। बच्चा लोग तैयार हो जाइए और हो सकता है 2025 में 8 मार्च को यह नियम आपको देखने को मिले। नियम है राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम। हम नियम तो बताएंगे ही, आप लिख भी सकते हैं। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीधा समझ लेते हैं। इसमें 2 चीजों का इस्तेमाल किया गया है। विलयन का नाम आप सुने होंगे, जो विलय और विलायक से बना होता है। ये जो नियम है ऐसे विलयन के लिए है जिसमें विलय जो है अवाष्पशील है और जो विलायक है वो वाष्पशील है। यानी कि अवाष्पशील विलय से बने विलयन के लिए ये नियम आया है। अब ये नियम है क्या? तो इसमें 2 चीजें ध्यान देनी होती है। पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, और दूसरा, विलयन में जो विलय होता है उसका मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। पहले इन दोनों चीजों को हम समझे, उसके बाद नियम आपका तैयार हो जाएगा। फिर हम नियम बता देंगे, सूत्र लिख देंगे। तो वाष्प दाब के अवनमन का जो नियम है, राउल्ट का जो नियम है, उसमें वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है बच्चा लोग। तो ये सूत्र आप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसका सूत्र होता है P0 माइनस PS अपान P0। देखिएगा सूत्र क्या है, P0 माइनस PS अपान P0। अब इसमें जो सिंबल है उसको क्लियर कर दें। ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसमें जो P0 है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। विलयन में जो विलायक होता है जब शुद्ध रूप में होता है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0। सभी सिंबल अभी हम नीचे लिख देंगे। जो PS है
यह विलयन का वाष्प दाब है। विलयन मतलब जब विलायक में कोई विलेय हम घोल दें, और कैसा विलेय? अवाष्पशील। तो विलेय घोल देंगे तो विलयन बन जाएगा, और उस विलयन का वाष्प दाब क्या है? PS है। उसके बाद दूसरा है विलेय का मूल अंश। मूल अंश को हम मोल प्रभाज भी कहते हैं। विलेय का मोल अंश बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये विलेय का मोल अंश है। अब मोल अंश में इसमें स्मॉल n कैपिटल N क्या है? तो स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय का मोल अंश है स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अच्छा, तो राहुल साहब ने क्या नियम दिया? तो पहली बात तो बता दें कि यहां बहुत सी शर्तें हैं। राहुल ने जो नियम दिया है वह है आदर्श विलयन के लिए। तो यहां हम तनु विलयन इंगित करेंगे, क्योंकि राहुल का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु मतलब जो हल्का विलयन हो, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में काफी कम हो। नियम 2 लाइन का है, सुन लीजिएगा। नियम यह कहता है, राहुल के नियम के अनुसार जब भी आप लिखने जाएं तो आप लिखिएगा राहुल के नियम के अनुसार, कामा इन्वर्टेड कामा में, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यानी कि राहुल का नियम एकदम स्पष्ट है। राहुल के नियम के अनुसार किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राहुल का नियम है। अच्छा, अब वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है भैया? हमने लिख दिया है P0 माइनस PS अपान P0। विलेय का मोल अंश क्या है भैया? स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और राहुल साहब ने बताया कि किसी तनु विलयन के लिए ये और ये आपस में बराबर होते हैं। यही हमारा नियम है। तो क्या करिए, ये हमने लिख दिया है। तो राहुल के नियम से क्या होगा? राहुल के नियम से क्या होगा? ये बराबर ये, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है बच्चा लोग? P0 माइनस PS अपान P0, और ये बराबर है किसके? स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो गया भैया आपका राहुल का नियम। इतना लिख देंगे। अब नीचे आपको क्या करना है ना, जितने यहां सिंबल हैं, कौन सिंबल क्या है नीचे आप कर दीजिएगा। जैसे जहां, ऐसे लिखिएगा नीचे, जहां P0 बराबर क्या है भैया? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। आप ऐसे लिखेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये हो गया भैया P0। इसी तरह PS क्या है? आप ऐसे लिख दीजिए, विलयन का वाष्प दाब। अच्छा, इसके बाद विलयन का वाष्प दाब हो गया PS। उसके बाद स्मॉल n क्या है, कैपिटल N क्या है? तो नीचे लिख दीजिएगा स्मॉल n बराबर, नीचे लिख दीजिएगा स्मॉल n बराबर विलेय के मोलों की संख्या
कैपिटल एन क्या है बच्चा लोग? विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ऐसे आप लिख देंगे तो राउल्ट के वाष्प दाब का नियम कंप्लीट हो जाता है। 2 नंबर का आएगा तो आपको ऐसे देना पड़ेगा। ओके, अब इसमें एक और प्रश्न बन जाता है कि ये जो राउल्ट का नियम है, इसके साथ राउल्ट के नियम की सीमाएं साथ में पूछ सकता है। राउल्ट का नियम आपने देखा, वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान भैया विलेय के मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। अब इसका जो है सीमाएं क्या है? तो राउल्ट के नियम की सीमाएं कम से कम 2-3 जरूर जानते रहिए। जैसे पहला, राउल्ट का नियम तन विलयन पर लागू होता है। किस विलयन पर? राउल्ट का नियम तन विलयन पर लागू होता है। सांद्र विलयन इससे विचलन प्रदर्शित करते हैं, पहला। दूसरा, राउल्ट का जो नियम है वो वाष्पशील विलेय, या हम ये कहें कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। अच्छा, तीसरा, राउल्ट का नियम आदर्श विलयनों पर लागू होता है। वास्तविक विलयन राउल्ट के नियम से विचलन दिखाते। और भी लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो विलयन में जाके संगुणित हो जाए या वियोजित हो जाए, ऐसे विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये हमने 4 सीमाएं आपको दिया। तो सीमाएं भी कभी कभी पूछ देता है, चूंकि बात यहां हुई है राउल्ट के नियम, तो राउल्ट का नियम इतना है, क्लियर है। आप इसको नोट कर सकते हैं। हमने परिभाषा बताई पहले, उसके बाद इतना लिख देंगे तो आपको पूरा सीधा नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। आप इसको लिख के तैयारी करें, और हम जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले बच्चों के साथ ऐसे ही लगे रहेंगे। बस आप थोड़ा सा समय निकालकर इन वीडियो को देख लिया करिए। आपके एग्जाम में ये बहुत ही काम आने वाले हैं। इतना तो पता है, आप घर पे बैठ के ज्यादा पढ़ नहीं पाते होंगे, कम से कम जुड़ के तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और कोशिश करिए सभी लोग घर पे खूब पढ़िए, क्योंकि हमारा काम लगभग हो चुका है। अब आपका काम बचा है, बाकी तैयारी तो हम शुरू कर दिए। अगला नियम है कोलराउस का नियम। कोलराउस जो एक वैज्ञानिक हैं, उनका एक नियम है, उस नियम को हम पढ़ेंगे। कितना लिखना है ये बहुत जरूरी जानना होता है। कोलराउस, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान लीजिए, वेरी वेरी। 5 स्टार भी दे सकते हैं, लेकिन 5 स्टार सबको नहीं दिया जाता, 4 स्टार तक हमने कर दिया। स्टार मतलब इंपॉर्टेंस की लेवल है। आइए, कोलराउस का नियम क्या है? तो कोलराउस एक वैज्ञानिक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कोलराउस एक वैज्ञानिक है, इन्होंने जो प्रबल वैद्युत अपघट होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट को जल में घोला, और घोलने के बाद उन्होंने प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता कैसे ज्ञात किया जाए, तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता के संबंध में ये नियम दिया है, और जिस नियम को हम कोलराउस के नियम के नाम से जानते हैं। यानी कि ये नियम आपको ये बताएगा कि कोई वैद्युत अपघट है और वो प्रबल है, और वो जो विलयन में वैद्युत अपघट घुला है, वो विलयन कैसा है? अनंत तनु विलयन है। अच्छा, तनु तो समझ में आता है, विलयन अनंत तनु, यानी तनुता की अंतिम सीमा, तनुता की अंतिम सीमा। यानी कोई वैद्युत अपघट है
और अनंत तन विलयन बनाया है, यानी कि तनुता की इनफाइनाइट यानी अनंतता, और उस विलयन के लिए कोलराउस का नियम आया है कि वैद्युत अपघट की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करें। अच्छा, एक हम वैद्युत अपघट लेते हैं और उसी से समझते हैं और फिर नियम आपको बता देंगे, कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक वैद्युत अपघट है AX BY, ये हमने माना है, जैसे मान लो कि यह एक वैद्युत अपघट है, यह एक वैद्युत अपघट है, हम मान लेते हैं इसका आयनन करें, जल में जाकर इसका आयनन हम करें तो यह आयन के रूप में टूटेगा। तो मान लेते हैं इसमें जो A है वो प्लस के रूप में और जो B है वो माइनस के रूप में टूट रहा है। X क्या है? A की संख्या है और Y क्या है? B के परमाणु या आयनों की संख्या है। तो इसको तोड़ेंगे जल में जाके तो A आया, A पे क्या आया? A पे मान ले कि प्लस है, कितना प्लस? अब चूंकि ये कोई तत्व तो है नहीं, हमने माना है, तो n प्लस हम लिख देते हैं, कितना प्लस? n प्लस। n का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अब ये जो a इस पे प्लस आ गया, अब a की संख्या कितनी है? तो ये जो x है ये a की संख्या है, तो ये संख्या सामने लिख दीजिए, a या। और दूसरा आयन कौन है भैया? B है, B पे क्या आया? मान ले माइनस है, कितना माइनस? n माइनस। अब ये जो B है ऋण आयन है, B की संख्या कितनी है? तो Y है, कितना है? Y है। ध्यान दें, यह एक वैद्युत अपघट है, इसका हमने जल अपघटन किया तो हमने मान लिया कि यह धन और ऋण आयनों में टूट गया। अब कोलराउस का नियम क्या कहता है कि इसकी मोलर चालकता कैसे ज्ञात करें अगर ये अनंत तन विलयन बनाया है, क्योंकि उन्होंने अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात किया है। तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी? हम पहले सूत्र लिखते हैं फिर उसी पे परिभाषा दे देते हैं। ध्यान दें, ये जो वैद्युत अपघट है AX BY की मोलर चालकता, और ये मोलर चालकता कब की है? अनंत तनुता पर। AX BY की मोलर चालकता कब? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, यानी कि जब वो वैद्युत अपघट अनंत तन विलयन बनाया है उस पर ये मोलर चालकता है। तो मोलर चालकता को कैसे दिखाएंगे? अगर इसकी हमें मोलर चालकता निकालनी है तो कैसे दिखाएंगे? तो लैम्डा इनफाइनाइट मतलब अनंत तन है, और जिसका आपको मोलर चालकता निकालना है उसको आप नीचे ऐसे लिख दीजिए AX BY, यानी कि AX BY ये वैद्युत अपघट है, इसकी हमें मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो मोलर चालकता को लैम्डा, अनंत तनु है तो इनफाइनाइट AX BY। ये लैम्डा बड़ा वाला, एक और लैम्डा होता है छोटा वाला, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है? उसका इस्तेमाल कहां करते हैं वो भी बताएंगे हम। तो ये मोलर चालकता है। मोलर चालकता कैसे निकाली जाती है? मोलर चालकता क्या होता है? किसी वैद्युत अपघट की जो मोलर चालकता होती है वह है उसके समस्त धन आयनों की चालकता तथा समस्त ऋण आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। तो अब ये जो पदार्थ है इसके धन आयन कौन है? तो धन आयन आपका है A+, ठीक है? A+ धन आयन है, तो A+ की मोलर चालकता अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो स्मॉल लैम्डा से, आयनों की चालकता स्मॉल लैम्डा से। स्मॉल लैम्डा किसकी चालकता? An+ की चालकता। कब? अनंत तनुता पर। और प्लस ऋण आयनों की मोलर चालकता दिखाना है, तो ऋण आयन कौन है? B-, मोलर चालकता लैम्डा Bn-। अच्छा, अब यहां ध्यान ये देने वाली बात है, ये जो है धन आयन की मोलर चालकता है, ये जो है ऋण आयन की मोलर चालकता है, और दोनों को क्या कर दिया गया है? जोड़ा गया है।
ध्यान दें, अब ये जो धन आयन है इसके कणों की संख्या कितनी है, तो x। तो जो कणों की संख्या होती है बच्चा लोग ना, क्या होती है, जो कणों की संख्या होती है वो इसके मोलर चालकता में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे x है इसके, तो यहां x क्या कर दे हम, x का गुणा, सामने x का गुणा। यहां इसके कण कितने y हैं, तो सामने y का गुणा। ये अच्छा, यानी कि कोलराउस के नियम से किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता कैसे ज्ञात हुई, तो ध्यान से सुन लो। जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट की, लिख लीजिए, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट के समस्त धन आयनों एवं समस्त ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, तथा उन आयनों की जो संख्या है वो उसकी मोलर चालकता में गुणज होता है। यही कोलराउस का नियम है। किसी वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके समस्त धन आयनों एवं ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, जिसमें उनके आयनों की संख्या का गुणज होता है। यही कोलराउस का नियम है, और कोलराउस के नियम से ये आपकी मोलर चालकता ऐसे ज्ञात होगी। ये तो हमने सैंपल दिया, एक नमूना दिखाया कि किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धन आयन की चालकता ऋण आयन की चालकता के योग के बराबर होगा। अब सामने जो है संख्या, धन आयन कितने वो गुणा कर देंगे, ऋण आयन कितने वो गुणा कर देंगे। अब इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे, ये तो एक नमूना है, हमने दिखाया, मानकर दिखाया। अब इसी अनुसार हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, क्योंकि उदाहरण भी देना होगा इतना लिखने के बाद। तो इसको आप क्लियर कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और फिर नीचे उदाहरण कैसे देंगे। तो कोई वैद्युत अपघट ले ले, एग्जाम्पल, जैसे कोई भी वैद्युत अपघट ले, हमने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको हम जल में डाल दिए और अनंत तनु विलयन बना दिए। जल में जाएगा, और जल में जाएगा तो बच्चा लोग ये धन और ऋण आयनों में टूट जाएगा। तो यहां धन आयन कौन मिलेगा, Mg, और इस पे क्या होता है 2+, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इस पे 2+ है। अगर पूछा जाए कि Mg के कितने आयन है, तो Mg एक है, आयन एक है, और एक Mg पर आवेश कितना है 2, प्लस दूसरा आयन कौन है Cl, और Cl पे एक माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखें। लेकिन Cl- जो है वो कितने हैं कण, तो इसके 2 कण है, जो संख्या होती है सामने लिख दिया करिए, टूटने के बाद सामने। अब यहां हम कुछ नहीं लिखे सामने, इसका मतलब 1 है। Cl- आयन होता है, लेकिन कै ठो है, 2 ठो है, तो सामने 2। अब इसकी हमें मोलर चालकता ज्ञात करने की, इसकी MgCl2 की। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कोलराउस के नियम से। कैसे, ऐसे लिखेंगे, कोलराउस के नियम से कैसे ज्ञात होती है। तो इसकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर कैसे लिखेंगे, लैम्डा बड़ा वाला इनफाइनाइट, नीचे लिखेंगे MgCl2, यानी कि हम MgCl2 की क्या ज्ञात कर रहे हैं, मोलर चालकता कब, अनंत तनुता पर, बराबर इसके समस्त धन आयनों और ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो क्या है धन आयन भैया, स्मॉल लैम्डा, तो Mg2+ की चालकता आप ऐसे दिखाएंगे, यहां इनफाइनाइट लगा दिया करिए, स्मॉल लैम्डा से दिखाएंगे, आयन है ना। अब Mg2+ आयन की मोलर चालकता हो गई। अब Mg की संख्या कितनी है, कितने कण है, तो सामने कुछ नहीं, तो एक का यहां गुणा कर दे। अब आप जानते हैं 1 का गुणा करे चाहे न, मान तो वही है, प्लस ऋण आयनों की चालकता, तो ऋण आयन कौन है, लैम्डा इनफाइनाइट। ऋण आयन देखो Cl- है, ऐसे लिखो Cl-। अब ये जो सामने कणों की संख्या है, यहां 2 का गुणा कर दो,
यही हो गया इसकी मोलर चालकता निकालने का सूत्र। आराम से आप निकाल सकते हैं। क्या जानना है? इसका आयनन आपको आना चाहिए। इसका आयनन अगर आता है तो आप आराम से कर लेंगे। कोई भी वैद्युत अपघट हो, कोलराउस के नियम से उसकी मोलर चालकता का सूत्र आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। तो कोलराउस का नियम क्या है, पर हमने उसका जो एक परिभाषा दिया, उसका पहले एक नमूना बताया मानकर, फिर एक एग्जाम्पल आपके सामने है। ऐसे ही NaCl, CaCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सबका ज्ञात कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम है, क्या नियम है भैया? फैराडे का नियम। क्या नियम है? फैराडे का नियम। अगला नियम है हमारा फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे का नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ये ध्यान देना आप लोग। फैराडे का नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैराडे का दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम। फैराडे का नियम 1 और नियम 2। चलिए ध्यान से हम लोग समझते हैं। पहला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैराडे का पहला नियम क्या है? फैराडे के दो नियम हैं, ध्यान देना। फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। इसको हम विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं, क्योंकि विद्युत अपघटन पर ही इन्होंने नियम दिया है, तो इस नाम से भी दे सकता है विद्युत अपघटन के फैराडे का नियम। ध्यान देना। अब विद्युत अपघटन एक क्रिया होती है। विद्युत अपघटन क्रिया क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पहला नियम क्या है आइए हम समझते हैं और पढ़ते हैं। फैराडे का कौन सा नियम? प्रथम नियम। इसको हटाते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर ले, फैराडे ने ये नियम किस चीजों के लिए दिया है, क्या ज्ञात करने के लिए। तो वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किसी वैद्युत अपघट का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली जो क्रियाएं हैं उन्हीं क्रियाओं के संबंध में यह नियम आया है। तो पहला नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है? फैराडे का प्रथम नियम हेडिंग कर लेंगे आप। आइए हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं और उसी चित्र के दौरान हम इसको समझाते हैं। हम इस नियम को समझने के लिए एक पात्र लेते हैं, बोले तो बर्तन। इसमें हम क्या कर दिए कि एक विलायक लेते हैं और विलायक में यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक जल है, तो हमने यहां जल ले लिया। ये क्या है भैया? पानी पानी पानी, ये जल है। अब इसमें एक हमने वैद्युत अपघट घोल दिया। क्या घोल दिया? वैद्युत अपघट। चलिए कोई भी वैद्युत अपघट लाइए आप घोल दीजिए। जैसे हमने मान लो घोल दिया इसमें NaCl। NaCl हमने इसमें घोल दिया। अब NaCl जाएगा तो Na+Cl- Na+Cl- में टूट जाएगा और पूरे विलयन में धन और ऋणायन हो जाएगा। धन कौन होगा? धन Na+ होगा, ऋणायन कौन होगा? Cl- होगा। ढेर सारे प्लस माइनस होंगे, चूंकि हमने एक एक यहां विलयन में दिखाया, ऐसे बहुत से Na+Cl- विलयन में होंगे। अच्छा, अब विलयन में हम क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अर्थात हम विद्युत अपघटन की क्रिया करेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आपको पता है हमें 2 ठो इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा और उस इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड का मतलब धातु की छड़ या तार। तो हम एक इलेक्ट्रोड लगा दें, मान लो यह एक इलेक्ट्रोड है यानी धातु की छड़, इसको तार भी मान सकते हैं, ये हमने कर दिया। ओके, और दूसरा एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं यानी धातु की छड़, क्योंकि विद्युत प्रवाहित करने के लिए एक प्लस और एक माइनस चाहिए होता है, तो दूसरा हमने लगा दिया। चलिए भैया, ये 2 धातु के तार है यानी कि छड़ भी मान सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड है इसमें एक धनात्मक है
मान लो ये धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। इसमें जो धनात्मक होता है उसे एनोड कहते हैं, एनोड, और जो ऋणात्मक होता है उसे कैथोड कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एनोड और कैथोड, एक प्लस है एक माइनस है। अब इन जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनको हम क्या कहते हैं, एक बाह्य तार के द्वारा एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो चलिए एक बैटरी मान लो ये है और एक बैटरी से हमने जोड़ दिया। बैटरी का ये प्लस वाला भाग है और ये माइनस वाला। जब हम एक बैटरी से जोड़ देंगे तो बैटरी से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रोड की सहायता से इस विलयन में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जरा ध्यान दें, जब इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत के प्रभाव से विलयन में जो धन आयन है वो कहां जाएगा, ऋण वाले प्लेट पे, क्योंकि धन हमेशा ऋण की तरफ जाएगा, आकर्षित होगा। तो ये जो है धन आयन विलयन में वो जाएगा कैथोड पर और विलयन में जो ऋण आयन है वो जाएगा एनोड पर। और ये वहां जाकर क्या होगा, क्रिया करेगा, ऑक्सीकरण और अपचयन, और क्रिया करके ये इलेक्ट्रोडों पर क्या होगा, निक्षेपित हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विलयन में जो पदार्थ हैं, धन और ऋण आयन है, वह इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होते हैं। अब यहां देखना यह है कि विलयन में विद्युत धारा की जो मात्रा हम कितना प्रवाहित कर रहे हैं और ये जो पदार्थ जाके इलेक्ट्रोड पे जम रहा है तो वो कितना है। अब इसी के संबंध में फैराडे का प्रथम नियम आया है। अच्छा, प्रथम नियम क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लें कि इस विलयन में जो प्रवाहित विद्युत की मात्रा है वह क्यू कूलाम है, जो विलयन में प्रवाहित की जा रही है। कितना, क्यू कूलाम मात्रा, विद्युत की क्यू कूलाम मात्रा इस विलयन में हम प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत की मात्रा, मान लें विद्युत की मात्रा कितनी प्रवाहित हो रही है, क्यू कूलाम। कितनी प्रवाहित हो रही है, क्यू कूलाम। बड़े लेटर से दिखाएं तो ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए छोटे से ही दिखाते, कोई दिक्कत नहीं, क्यू कूलाम। अच्छा, और जब इसमें विद्युत की मात्रा हम प्रवाहित कर रहे हैं, कितना, क्यू कूलाम, तो ये जो पदार्थ है विलयन में धन और ऋण आयन, ये इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो मान लें इलेक्ट्रोड पर जो जमा हुए पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोड पे जमा हुए पदार्थ की जो मात्रा है वो है W ग्राम। कितना, W ग्राम पदार्थ जाके जमा हो रहा है। अच्छा, तो नियम एक बार सुन लीजिए। नियम ये कहता है ना कि ये जो W है समानुपाती होता है Q के। अच्छा, क्या नियम हुआ, सुन लीजिए शुरू से। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन के विलयन में या विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। हमने यहां मान लिया है कि इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा W ग्राम है और विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा Q कूलाम है। तो एक बार फिर से सुनिए, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम है। तो फैराडे के प्रथम नियम से W प्रोपोर्शनल Q, W क्या है, वह मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर जाके जमा हुई है, और Q क्या है, विद्युत की मात्रा जो विलयन में बैटरी की सहायता से प्रवाहित है, और ये एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं। समानुपात का अर्थ यह हुआ
कि विलयन में विद्युत की मात्रा जितने ज्यादा प्रवाहित करेंगे उतने ज्यादा ये पदार्थ इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होते हैं, अर्थात समानुपाती। ये जितने ज्यादा होगा पदार्थ उतने ज्यादा जाके जमा होगा। ओके, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, बराबर करें, एक नियतांक लें। तो स्मॉल w बराबर, हम यहां एक नियतांक लेते हैं और नियतांक यहां E या Z लेते हैं, ठीक है। Z भी ले सकते हैं, E भी, दोनों लिया जाता है। तो चलिए यहां हम E ले रहे हैं। और Q, आपको पता है Q जो होता है, Q बराबर होता है IT। तो Q की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, I इंटू T, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर I इंटू T होता है। I क्या है, विद्युत धारा जो एम्पियर में होता है, T क्या है, समय, और दोनों का गुणनफल क्या होता है, विद्युत की मात्रा यानी Q कूलाम। तो यह एक सूत्र हो गया। जहां E क्या है, जहां E एक स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यही फैराडे का क्या है, प्रथम नियम है। यही फैराडे का प्रथम नियम। Z क्या, E क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। नोट कर लीजिए। और अब आगे हम और लेक्चर तैयारी की दृष्टि से लेकर आएंगे, और वे लेक्चर लेके आएंगे जो आपकी तैयारी में बहुत उपयोगी होंगे, जो बचा है या जो इंपॉर्टेंस है, और कैटेगरी वाइज लेकर आएंगे। जैसे नेम रिएक्शन एक साथ लेके आएंगे, बनाने की विधियां पदार्थों की एक साथ लेके आएंगे, अंतर एक साथ लेके आएंगे, आपको लेक्चर देंगे। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और 8 मार्च को होने वाली परीक्षा में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।